हेलो एवरीवन। आज हम लोग 4 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है आरआरबी ग्रुप डी का, उसके साइंस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। अगर आप भी किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो अपने पास में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की केवल अवस्था बदलती है, लेकिन कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे मान के चलो जल है, जल का क्वथन हुआ या फिर बर्फ का पिघलना हुआ या फिर जल का जमना हुआ। इसमें क्या है, ये सारी पानी की ही अवस्थाएं, ये जल की अवस्थाएं, ठीक है, लेकिन ये चेंज नहीं हो रही हैं। ठीक। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? इसमें एक नया पदार्थ बनता है और उस नए पदार्थ के बनने से उनके रासायनिक गुण चेंज हो जाते हैं। अब मान के चलो जैसे मोमबत्ती है, जब मोमबत्ती जब जलती है तो क्या क्या उत्पन्न करती है? ये प्रकाश उत्पन्न करेगी, ये CO2 उत्पन्न करेगी और ये जल वाष्प उत्पन्न करेगी। तो इसमें जो पदार्थ है उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। ऑप्शन देखते हैं। जल का क्वथन ये अपना भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। बर्फ का पिघलना ये भी अपना भौतिक परिवर्तन है। जल का जमना ये भी अपना भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती का जलना, ठीक है, ये अपना भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये अपना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है? तो रदरफोर्ड है, इसने क्या किया, इसने एक प्रयोग किया और वो प्रयोग कौन सा था? वो था अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। और जब इसने ये प्रयोग किया तो उसके बेस पे इसने बताया कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान नाभिक में होता है। रदरफोर्ड ने जब ये प्रयोग किया तो उसने देखा कि कुछ अल्फा कण वापस आए हैं लौट करके, जिससे यह सिद्ध होता है कि केंद्र में बहुत ही कम जगह एक सघन और धनात्मक भाग मौजूद है। तो रदरफोर्ड ने ये सारा जो निष्कर्ष निकाला वो किसके दम पे निकाला? अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पे। तो ऑप्शन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः कोषों में बंद रहते हैं, तो ऐसा परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताता इलेक्ट्रॉन के बारे में। नाभिक में केवल ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी नहीं बताता। परमाणु पूर्ण रूप से एक समान धनात्मक होता है, ये भी नहीं बताता। परमाणु के केंद्र में एक सघन धनात्मक नाभिक होता है। तो यह अपना परमाणु का जो रदरफोर्ड मॉडल है वो ये चीज बताता है कि परमाणु के केंद्र में एक सघन धनात्मक नाभिक होता है। जो नील्स बोर है उसने क्या किया, वो कोषों की अवधारणा दिया गया, ठीक है। और जो थॉमसन है उसने कौन सा मॉडल दिया? उसने प्लम पुडिंग मॉडल दिया। नेक्स्ट देखते हैं, एक विशाल बांध के निर्माण का प्राथमिक लाभ निम्नलिखित में से क्या है? स्थानीय जैव विविधता में तत्काल वृद्धि, विकेंद्रीकृत ऊर्जा उत्पादन, सभी निचले इलाकों में बाढ़ की रोकथाम, जल विद्युत शक्ति का उत्पादन। तो जब अपना कोई बांध बनता है तो उससे जो जैव विविधता है उसमें कोई वृद्धि नहीं होती है। विकेंद्रीकृत ऊर्जा उत्पादन तो ये भी नहीं होता है। निचले इलाकों में बाढ़ की रोकथाम, तो ये बाढ़ की रोकथाम भी नहीं होती है। जल विद्युत शक्ति का उत्पादन, हाँ, जब अपना बांध बनता है तो उससे अपन जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करते हैं। तो ऑप्शन अपना डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 8 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? तो अपना एक इक्वेशन होती है H = V² R/T, ठीक है। तो H क्या है? ये अपनी उत्पन्न ऊष्मा है। तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी है अपनी? 200 जूल। V क्या है? V अपने को फाइंड आउट करना है, V²। R क्या है? ये प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध अपने पास कितना है? 8।
और टी क्या है, ये समय है। तो समय कितना है अपने पास में, 1 सेकंड। मैं इसको सोल्व करूंगा तो v², ये 8 इधर आ जाएगा तो 200 इंटू 8 इक्वस टू 1600। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो v इक्वस टू √ 1600, और जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, जिसकी वैल्यू आएगी 40। तो अपना जो विभवांतर है वो कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा किसी पदार्थ की क्षारकीय प्रकृति के लिए उत्तरदायी है। तो क्षारकीय प्रकृति के लिए हम देखेंगे कि भाई कौन सा है वो उत्तरदायी है। तो आर्नियस एक वैज्ञानिक हुए थे और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि जो पदार्थ जल में घुलकर OH- आयन देता है वह कौन सा होता है, वह होता है क्षारकीय। और जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देगा वो कौन सा होगा, वो होगा अम्लीय। तो अपने से क्या पूछा है, अपने से पूछा है क्षारकीय, कि क्षारकीय प्रकृति का कौन सा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, OH- आयन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एकल व्यष्टि जीव सोलिटरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म द्वारा जनन की विधि नहीं है। तो अपने पास में जनन दो तरीके से होता है, एक कौन सा होगा, एक होगा लैंगिक और दूसरा कौन सा होगा, वो होगा अलैंगिक। अब लैंगिक में क्या होता है, इसमें नर और मादा दोनों होते हैं। और अलैंगिक कौन सा आता है, जैसे खंडनन, पुनर्जनन और विखंडन, ये सब अलैंगिक जनन होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही जीव होता है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा ए, लैंगिक जनन। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च पिच और निम्न पिच ध्वनि में क्रमशः खालिस्तान होता है। तो उच्च पिच और निम्न पिच, तो उच्च पिच किसे कहते हैं, जब ध्वनि की आवृत्ति उच्च होती है तो उसको क्या कहते हैं, उच्च पिच। और जब ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है तो उसको क्या कहते हैं, हम निम्न पिच। ठीक है, और जिस ध्वनि की प्रबलता ज्यादा होगी उसका आयाम ज्यादा होगा, और जिस ध्वनि की प्रबलता कम होगी उस ध्वनि का आयाम कम होगा। तो अपने को क्या कहा गया है कि भाई उच्च पिच और निम्न पिच कौन सी है, तो उच्चावृत्ति और निम्नावृत्ति, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अमाशय और आंतों जैसे आंतरिक अंगों की भित्तियों में किस प्रकार की पेशी होती है। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा चिकनी पेशी। जो चिकनी पेशी होती हैं ये अपने जो शरीर के जो खोखले अंग होते हैं, जैसे अमाशय हो गया, आंत हो गया, रक्तवाहिका हो गया और मूत्राशय हो गया, इनकी दीवारों पर पाई जाती हैं। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, चिकनी पेशी या फिर स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपरा द्वारा नहीं किया जाता है। तो पहले हम अपरा को देखेंगे कि अपरा होता क्या है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक, अब हम इसके कार्य देखेंगे कि इसके कार्य होते क्या हैं। तो ये भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। ठीक है, दूसरा क्या करता है, भ्रूण द्वारा उत्पन्न CO2 और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। और तीसरा क्या होता है, ये एस्ट्रोजन प्रोस्टेरोन जैसे हार्मोन बनाता है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे ऑप्शन है, भ्रूण रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट को हटाता है। तो ये बात सही है कि ये अपरा का कार्य होता है। सगर्भता को सहारा देने वाले हार्मोन का उत्पादन करता है, ये बात भी सही है कि ये हार्मोन का उत्पादन करता है। मां से भ्रूण तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का संचार करता है, ये बात भी सही है। प्रसूति शुरू करने के लिए ऑक्सीटोसिन का स्राव करना, तो ये जो अपरा है ये इसका काम नहीं है कि यह ऑक्सीटोसिन का स्राव करता है। ये ऑप्शन अपना गलत हो, ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, क्योंकि ये अपरा, ये प्लेसेंटा है, इसके द्वारा ये कोई
ये काम नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु से आबंधित होता है, जिससे एक खालिस्तान व्यू बनता है। अब जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर एक ही तल में बंध जो है बनाता है। और यह जो व्यवस्था होती है, यह कैसी व्यवस्था होती है, यह षटकोणीय एक परत का निर्माण करती है। अब चूंकि इसमें एक कार्बन परमाणु होता है वो 3 अन्य के साथ में संयोग कर रहा है, लेकिन अपन जानते हैं कि जो कार्बन परमाणु है उसकी संयोजकता होती है वो 4 होती है। तो इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। इसलिए जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अब अपन देखते हैं कि पंचभुजीय बनाता है, नहीं बनाता है, द्विसमलाक्ष बनाता है, नहीं बनाता है, वर्ग पिरामिड बनाता है, नहीं बनाता है, षटकोणीय बनाता है, हाँ जी बिल्कुल, यह एक ही तल में अपने से अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर के एक षटकोणीय व्यवस्था बनाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पादपों में जीवन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, ये अपने को ऑप्शन ABCD में देखना है। ऊर्जा के पर्यावरणीय स्रोत एक समान है, तो एक समान नहीं है ऊर्जा के, भाई भिन्न भिन्न स्रोत हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। पर्यावरण पादपों पर आधारित नहीं होता है, तो ऐसा नहीं होता है भाई, पर्यावरण तो पादपों पर आधारित होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। पर्यावरण कुछ ही पादपों पर आधारित होता है, तो ऐसा भी नहीं है, पर्यावरण सभी पादपों पर आधारित होता है। पर्यावरण अधिकांशतः पादपों पर आधारित होता है, ये बात एकदम सही है कि जो पर्यावरण होता है वह उसका मैक्सिमम जो हिस्सा होता है वह किस पे, पादपों पे निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी अपना इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किनकी खेती मोती बनाने के लिए की जाती है। सार्डिन, सीपियां, पॉम्फ्रेट, झींगे। तो सीपियां, जो सीपियां होती हैं उनकी खेती अपन मोती बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक समान वेग के वेग समय ग्राफ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अपन सबसे पहले एक समान वेग के लिए वेग और समय ग्राफ बनाएंगे। तो ये अपना वेग है और ये अपना समय है, और इसमें ये एक समान वेग है। इसमें क्या होता है, जो वेग होता है वो परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। ये अपना ग्राफ है, तो अपन ऑप्शन ए देखते हैं, वक्र के अधीन क्षेत्रफल इक्वस टू गति विस्थापन नहीं, तो अपना ये गलत हो जाएगा। ढलान इक्वस टू त्वरण इक्वस टू 0, ये बात अपनी सही है कि भाई जो इसका जो ढलान होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो त्वरण को रिप्रेजेंट करेगा। ए इक्वस टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा वी है ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0/t, तो इक्वस टू 0। तो अपना जो त्वरण है वो 0 होगा। ढलान इक्वस टू त्वरण नॉट इक्वस टू 0, ये ऑप्शन भी अपना गलत हो जाएगा। ग्राफ एक वक्र है, ये ऑप्शन भी अपना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वृषण टेस्टिज उदर गुहिका के भीतर होने के स्थान पर बाह्य रूप से क्यों स्थिर होते हैं। तो ये बाह्य रूप से क्यों स्थिर होते हैं, ये बाह्य रूप से इसलिए स्थिर होते हैं क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, और उसमें क्या होता है, जो शुक्राणु होता है उनको थोड़ा कम टेम्परेचर होता है। अगर बॉडी के अंदर रहेंगे तो हमारे जो शुक्राणु हैं वो सही से पनप नहीं पाएंगे, सही से पनप नहीं पाएंगे, तो उससे क्या होगा, अपने को शुक्राणु नहीं बन पाएंगे। अभी जब बॉडी के बाहर होते हैं तो बॉडी के बाहर टेम्परेचर कम होता है, और उससे क्या होता है, शुक्राणु होते हैं उनका निर्माण आसानी से हो जाता है। तो ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा कि भाई शुक्राणु निर्माण के लिए निम्न ताप को बनाए रखने के लिए ये अपने जो टेस्टिज होते हैं वो अपनी बॉडी के बाहर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 0.02 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले जूते पहने एक व्यक्ति जमीन पर खड़ा है। यदि व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो जमीन पर दाब कितना होगा। तो दाब का अपने पास फॉर्मूला होता है कि P इक्वस टू एफ, एफ क्या होगा, फोर्स जो बल लग रहा है, अपॉन में ए क्या है, एरिया जिसके ऊपर बल लग रहा है। तो अपने पास में जो फोर्स है वो कितना है अपने पास में, वो है 600 न्यूटन। तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा,
600। और ये 600 न्यूटन कितने एरिया पे लग रहा है? ये लग रहा है 0.02 मीटर स्क्वायर, 0.02 मीटर स्क्वायर। मैं इसको सोल्व करूंगा 600 अपॉन में 2। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो इसके जो 2 है इसके नीचे मैं 100 लिख सकता हूं। ये 100 को जब ये जाएगा 600 तो ये इसके 100 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा बटा में 2। ये इससे मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया अपने पास में? 30,000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इतना अपना जमीन पे दाब लग रहा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अपना फ्यूज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि मान के चलो ये अपना फ्यूज है और आगे यहाँ पे ये सप्लाई जा रही है। जब भी यहाँ पे लोड बढ़ जाता है आगे सप्लाई पे, तो क्या होता है, ये जो अपना फ्यूज है इससे ज़्यादा करंट प्रवाहित होने लगती है। जब ज़्यादा करंट प्रवाहित होगी तो I²RT, ठीक है, H = इतनी इसमें क्या होगी, ये जो उष्मा है वो ज़्यादा उत्पन्न होगी। अब ज़्यादा उत्पन्न होगी तो इसका ये क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होने से क्या होगा, अपना जो सर्किट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक, तो जो अपना फ्यूज है वो क्या करता है, वो ओवरलोडिंग को रोकता है और उपकरणों की सुरक्षा करता है। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं, वोल्टता कम करता है? नहीं, ये वोल्टता कम नहीं कर सकता है। ऑप्शन सी, बिजली का भंडारण करना, ये बिजली को स्टोर नहीं कर सकता है। धारा में वृद्धि करना, तो ये वृद्धि भी नहीं कर सकता है। ये क्या करता है, ये जब भी ओवरलोडिंग तहत होती है उसको रोकने के लिए खुद को जो मेल्ट कर देता है, उससे क्या होता है, अपना सर्किट ओपन हो जाता है और अपने उपकरणों की सुरक्षा होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, हड्डी को मुख्यतः संयोजी ऊतक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि, अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मैं संयोजी ऊतक की विशेषता देखूंगा। तो संयोजी ऊतक की मुख्य विशेषता यह होता है कि उनकी कोशिकाएं एक दूसरे से दूर होती हैं। ठीक है, और एक मैट्रिक्स पदार्थ में धसी रहती हैं। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स क्या होता है, ये बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि हड्डी क्या होता है, एक संयोजी ऊतक है। अब ऑप्शन ए देखते हैं, इसमें किसी भी पदार्थ में मैट्रिक्स पदार्थ का अभाव होता है। तो अपना ये गलत हो जाएगा भाई, इसमें तो मैट्रिक्स पदार्थ का अभाव नहीं होता है, इसमें तो ऑलरेडी मैट्रिक्स पदार्थ होता है। इसमें खनिज युक्त बाह्य कोशिकाएं मैट्रिक्स में फैली हुई कोशिकाएं होती हैं। तो ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन का परिवहन होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन अपना रक्त करता है, अपना संयोजी ऊतक नहीं करता है। यह तंत्रिका आवेग उत्पन्न करता है, तो ये तंत्रिका जो तंत्र होता है ये उत्पन्न करता है, अपना ये उत्पन्न नहीं करता है। तो अपना ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण द्वारा निर्मित सीधे प्रतिबिंब की ऊंचाई खालिस्तान रूप में से ली जाती है। ठीक है, तो मान के चलो ये अपना कोई दर्पण है। अब इसमें चिन्ह परिपाटी किस तरीके से तय होती है, इसमें चिन्ह परिपाटी इस तरीके से तय होती है कि जो इस एक्सिस के ऊपर होता है उसको प्लस माना जाता है और इस एक्सिस के जो नीचे होता है उनको माइनस लिया जाता है। तो जो अपना सीधा प्रतिबिंब होता है वो इस एक्सिस के ऊपर बनता है, ना कि इस एक्सिस के नीचे। तो अपना कौन सा चिन्ह यूज लेंगे अपन, ये प्लस वाला। तो धनात्मक चिन्ह अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक स्ट्रो को जल से भरे गिलास में रखने पर वह मुड़ी हुई दिखाई देती है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात नियत होता है। तो अपने पास में अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अपवर्तन का पहला नियम क्या होता है, अपवर्तन का पहला नियम ये होता है कि भाई आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों ही एक ही तल में होंगे। ठीक है, ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई, ये अभिलंब हो गया, ये तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। और दूसरा जो अपवर्तन का नियम है जिसको हम स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है, ये क्या बोलता है कि आपतन कोण की जा, ठीक है, और अपवर्तन कोण की जा, ठीक है, इनका जो अनुपात होता है वो नियत होता है, वो कांस्टेंट होता है। ठीक, तो अपना ऑप्शन जो कथन ए है वो भी सही है और कथन जो सेकंड है वो भी सही है। तो अपना ऑप्शन डी इज करेक्ट कि भाई कथन ए भी सत्य है और कथन
दो भी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्यूटेन C4H10 दो अलग अलग रूपों में पाया जाता है, एक सीधी श्रृंखला वाला और दूसरा साकित श्रृंखला वाला। इस परिघटना को क्या कहते हैं? अभी देखो अपने पास क्या है, C4H10 ये ब्यूटेन है। अब ये दो तरीके से पाया जाता है, एक तो एन ब्यूटेन और एक होता है आइसोब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन में क्या होता है, एन ब्यूटेन में ये सीधी श्रृंखला होती है, ठीक है। लेकिन आइसोब्यूटेन में क्या होता है, जो सी परमाणु होते हैं, जो कार्बन परमाणु होते हैं, वो ब्रांच के रूप में होते हैं, ठीक है, ये सीधी नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब दो या दो से अधिक यौगिक का अणुसूत्र समान हो लेकिन उनकी संरचना अलग अलग हो, तो इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को हम समावयवता कहते हैं। जो अपने पास में एक ही पदार्थ है C4H10, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हो गया, यहां पे एक सीधी श्रृंखला में पाया गया है। जो एन ब्यूटेन पाता है वो सीधी श्रृंखला में, लेकिन जो आइसोब्यूटेन होता है वो क्या होता है, साखित में पाया जाता है। तो जो ये जब इनका अणुसूत्र एक जैसा है और इनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न है, तो हम उसको समावयवता कहते हैं। तो ऑप्शन सी अपना समावयवता इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचारक के लिए उत्तरदायी नहीं है? इन चार में से अपने को यह बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो संचारक के लिए उत्तरदायी नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं अपन, वायु। तो वायु क्या होती है, यह हवा में मौजूद ऑक्सीजन धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बना देती है, ऑक्साइड बना देती है, और उससे क्या होती है, धातुओं का संचारण स्टार्ट हो जाता है। अम्ल क्या होता है, अम्ल भी संचारण करता है। और जल क्या होता है कि जल, ये इसमें नमी जब होती है तो अपना कोई भी जो धातु है उसका संचारण स्टार्ट हो जाता है। मिश्र धातु, तो मिश्र धातु संचारण नहीं करती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? अब अपने से इससे पूछा गया है कि भाई मैग्नीशियम क्लोराइड है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे भाई रासायनिक सूत्र हम लिखते कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक यौगिक का सूत्र उसकी संयोजकता पे निर्भर करता है। तो जो Mg होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है, इसकी संयोजकता होती है +2, और जो क्लोरीन होता है इसकी संयोजकता होती है -1, ठीक है। तो जब भी हम मैग्नीशियम और क्लोरीन इन दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, तो यौगिक को उदासीन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, यौगिक को उदासीन बनाने के लिए हमको जो Cl है उसके 2 कण लेने पड़ते हैं, और जो मैग्नीशियम है उसका 1 कण, जो अपने जो क्रॉसिंग दी है वो अपन अपनाते हैं। तो इसका 2+ और इसका 1-। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgCl2। तो Mg का क्या हो गया, 1 परमाणु, और क्लोरीन का क्या हो गया, 2 परमाणु। तो MgCl2 अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में घुलने पर pH का मान 7 से अधिक वाला विलयन बनाएगा? अभी देखो, जब भी किसी लवण को हम पानी में घोलते हैं तो जो बनने वाला जो विलयन है उसकी प्रकृति अम्लीय होगी, क्षारीय होगी या फिर उदासीन होगी। यह किस बात पर निर्भर करती है, यह लवण के ऊपर निर्भर करती है कि वह अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या फिर लवणीय होगा। अब वो कैसे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड ये करेगा, अगर मान के चलो जो लवण बना हुआ है वो अगर जो कठोर, जो ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग उससे बनता है, अम्ल से बना होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो अम्लीय हो जाएगा। और अगर वह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्षारीय पदार्थ से बना होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो क्षारीय हो जाएगा, ठीक। अब अपन देखते हैं सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो सोडियम एसीटेट किन किन से बनता है, ये बनता है NaOH + CH3COOH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक्स ये इससे मिलकर बना होता है। अब ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग अम्ल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अम्ल नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग, ये क्षार है, ये स्ट्रॉन्ग क्षार है, ठीक है। और इसमें जो वीक है ये क्या है, ये अम्ल है। तो जब हम इसको पानी में घोलेंगे तो क्या होगा, ये क्षारीय विलयन बनाएगा। जो कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट H2SO4 और CuOH2 से बनता है, ठीक है। तो इसमें H2SO4 क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है। तो जब ये पानी में घुलेगा तो ये क्या बनाएगा, ये अम्लीय बनाएगा, ना कि ये क्षारीय बनाएगा। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड किससे बनता है,
ये HCl और NH4OH इनसे मिलकर बनता है। तो HCl जो होता है वो क्या होता है, ये भी स्ट्रोंग अम्ल होता है, ठीक है। तो ये जब पानी में घुलेगा तो ये भी अम्लीय विलयन बनाएगा। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड किससे बन सकता है, ये HCl और NaH किससे बनता है, HCl प्लस NaOH, ठीक है। तो जब ये भी स्ट्रोंग अम्ल है तो जब ये भी पानी में घुलेगा तो क्या होगा, ये अम्लीय पदार्थ विलयन बनाएगा। तो ऑप्शन ए सोडियम एसीटेट जो होगा ये NaOH और CH3COOH इनसे मिलकर बना होता है, ठीक है। और जो NaOH होता है ये स्ट्रोंग क्षार होता है, तो जब भी पानी में घुलेगा तो क्या बनाएगा, ये क्षारीय विलयन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक गिलास को कार्ड से ढक दिया जाता है, कार्ड पर एक सिक्का रखा जाता है। जब कार्ड को उंगली से तीव्रता से झटका दिया जाता है तो सिक्का गिलास में सीधा गिर जाता है। यह स्थिति क्या दर्शाती है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि जब कार्ड आगे खिसक जाता है तो जड़त्व के कारण सिक्का विराम में रहता है। सिक्का और कार्ड दोनों जड़त्व के कारण आगे खिसक जाते हैं। सिक्का इसलिए खिसक जाता है क्योंकि कार्ड उसे धकेलता है। झटका प्रत्यक्ष रूप से सिक्के पर बल प्रयुक्त करता है। तो जब अपन ये देखते हैं कि भाई एक गिलास है और इसके ऊपर एक कार्ड रखा हुआ है और इस कार्ड के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है, तो जब हम इसको खींचते हैं तो क्या होता है कि ये सिक्का होता है ये अपनी जड़त्व की स्थिति में होता है और ये अपनी जड़त्व की स्थिति का पालन करता है, ठीक है, और ये किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। जब हम इसको तेजी से खींचते हैं तो ये इसी स्थिति में बना रहता है और फिर जब हम इसको खींचते हैं एकदम से तेजी से तो ये पानी में गिर जाता है, ठीक। तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि जब कार्ड आगे खिसक जाता है तो जड़त्व के कारण सिक्का विराम में रहता है और यह पानी में गिर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति t समय में W कार्य करता है तो शक्ति की गणना कैसे होगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई शक्ति होती क्या है। तो शक्ति क्या होती है, ये कार्य करने की दर होती है, ठीक है। या फिर हम ये बोले कि कोई व्यक्ति या फिर मशीन कितनी तेजी से कार्य कर सकता है, ठीक। तो शक्ति को हम क्या लिखते हैं, शक्ति इक्वल टू कार्य अपॉन में समय, ये अपनी शक्ति होती है, ठीक। इसका मात्रा क्या होता है, कार्य का जूल और टाइम का पर सेकंड। तो शक्ति का मात्रा क्या हो गया, जूल प्रति सेकंड। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आज का सेशन यहीं खत्म होता है, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।